Hello, friends. This is Shahrukh Ali, your host. I am back with another episode of the interview series. आज हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद और इनका नाम है हमजा नसीम खान साहब. Basically, he is a managing partner in a leading solar company. Secondly, he's a lecturer at Air University and Bahria University. And finally, he is a climate change activist. अब ये क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट क्या होता है ये हम इन्हीं से जानेंगे। तो इनसे आज बात करेंगे कि डिफरेंट क्लाइमेट के ऊपर और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कि क्या चीजें होती हैं। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए आई गिव टू यू हमजा नसीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। शाहरुख क्या कैसे हाल हैं है आप? सर, खैरियत से हैं? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, का आप शुक्र, सुनाएं सर, बिल्कुल खैरियत से हैं? ठीक-ठाक। सो सर, इस्लामाबाद का मौसम कैसा है सर? बड़ा रोमांटिक हुआ हुआ है। बारिश बारिश हो वगैरह रही चल है? रही है। 2 दिन से माशाल्लाह काफ़ी अच्छा। और ठंड भी साथ साथ हो गई होगी फिर? ठंड तो डेफ़िनेटली, ठंड तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पड़ी। क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी जो है मोर ओवर क्लाइमेट के ऊपर ही है, तो मैं सोचा मौसम का हाल से शुरू करें। नहीं, नहीं, इट्स अ गुड वे। तो सर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि हमजा नसीम खान साहब कौन है? थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मैं जी एक सोलर कंपनी रेयान एंटरप्राइजेज़ रावलपिंडी का मैनेजिंग पार्टनर। हम सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं और सोलर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं और उसकी होलसेलिंग करते हैं। Secondly, I've been a lecturer at different varsities, including Beria University Islamabad and Air University Islamabad. इसके अलावा मैं पेट्रोलियम डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री में भी काम कर चुका हूँ, एलपीजी सिलेंडर्स के बिजनेस के अंदर। और इससे पहले इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी सर्विस भी मैं करता रहा हूँ, एग्रीकल्चरल और हाउसिंग सोसाइटीज में पानी ढूंढने के लिए सर्विस किए जाते हैं। बाय एजुकेशन आई एम अ पेट्रोलियम इंजीनियर। हेडेड वाट यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड से मेरा स्कॉलरशिप था और मास्टर्स मैंने वहाँ से किया था। ग्रेजुएशन मेरी बैरिया से हुई थी। सिंस ग्रेजुएशन दैट इज 2015 आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन दीस एक्टिविटीज। दैट इज ऑल अबाउट मी। दैट्स वेरी नाइस। दैट्स वेरी नाइस। सर, ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है? बेसिकली लेन मैन एज आस्किंग यू। देखिए, क्लाइमेट मीन्स के एवरेज 20 या 30 सालों के ऊपर आपका मौसम किस तरह का है। आपके यहाँ बारिशें कितनी होती हैं, आपके यहाँ धूप वाले दिन कितने होते हैं, आपके यहाँ कौन-कौन सा सीज़न आता है, टेम्परेचर कैसे वेरिएट करता है बिटवीन सीज़न्स। ये एक जगह का एक क्लाइमेट बनाते हैं। इस क्लाइमेट की ही बेस के ऊपर आपके परिंदे या जानवर जो उस एरिया के होते हैं, वो होते हैं। आपके प्लांट्स, आपका एग्रीकल्चर सारा इसी क्लाइमेट, इसी सीज़नल वेरिएशन की बेस के ऊपर एक्सिस्ट करता है। अब आप गंदम हर जगह जाके नहीं उगा सकते। आप आम का दरख्त या आम का बाग पूरी दुनिया में हर जगह नहीं लगता। ठीक है? बहुत ठंडे इलाके होंगे तो वहाँ नहीं कामयाब होगा। इसी तरह जो ठंडे इलाकों के फल होते हैं, वो गर्म इलाकों के अंदर नहीं लगते। तो ये जो एक आपका ओवरऑल टेक्सचर है आपके एरिया का, इन टर्म्स ऑफ इट्स वेदर, इन टर्म्स ऑफ 20 टू 30 इयर्स, ये क्लाइमेट है। अब हो ये रहा है कि एक बहुत लंबे अरसे से हमारा क्लाइमेट जो है, वो बिल्कुल इसी तरीके से, इसी तसलसल में चल रहा था। लेकिन हमारी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से ये क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया। गर्म इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। सर्द इलाकों में सर्दी बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुकी है। ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। रिवर वाटर्स जो हैं वो कम पड़ने लग गए हैं। डैम्स वगैरह हमारे जल्दी डिप्लीट हो जाते हैं क्योंकि रेनफॉल इतनी नहीं होती। जब रेनफॉल होती है तो इरेटिक रेनफॉल होती है। सारे का सारा फ्लडिंग करके बाहर निकल जाता है। धूप इतना बढ़ना स्टार्ट हो गई है गर्मियों के अंदर के सॉइल की अपर सरफेस में से भी इवेपोरेशन हो जाती है और आपकी वेजिटेशन के लिए या एग्रीकल्चर के लिए पानी आपको इंक्रीज करना पड़ता है। तो ये सारा चीज जो चल रही है इसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो सर ये तो कोई खतरे की बात है हमारे लिए, इस तरह चेंज होना चीजें? और अगर ये चीजें सैकड़ों सालों की मुद्दत के ऊपर चेंज हो रही हो तो फिर इतना बड़ा खतरा नहीं होता क्योंकि इनके जो असरात हैं वो आपको बड़ी आराम आराम से देर पा होके मिलते हैं। लेकिन जब ये तमाम चीजें सिर्फ 50 सालों के अंदर या 10 सालों के अंदर होना शुरू हो जाएँ,
तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि इसके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। आप ये देखें कि कराची में पिछले 2 सालों में साइक्लोनिक विंड्स ने हिट किया है। मेरी हम्म। उम्र 26-27 साल हो चुकी है, इससे पहले कितनी दफ़ा ये काम हुआ है, या साइक्लोनिक विंड्स या साइक्लोन्स की जो प्रेज़ेंस है वो उस एरिया के अंदर एग्ज़िस्ट करती थी। हमारे यहाँ पानी का मसला शुरू हो गया, रिवर वाटर कम पड़ना शुरू हो गया। ग्लेशियर्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ रिसीड करने शुरू हो गए हैं, और हम इस डर में हैं कि शायद 2030 तक हमारे पास गर्मियों में कुछ दिन ऐसे भी आएँ जब हमारे रिवर्स ड्राई चलें। तो जिस स्पीड के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो स्पीड बड़ी अलार्मिंग है। तो सर ये होता किस तरीके से, यानी लोग लोग इसके पीछे हैं ये सब चीजें करने की, या ये बाय नेचर है? देखिए नेचुरल जो चीज़ें होती हैं ना, वो बड़ी स्लो होती हैं। उनमें इतना तेज़ी के साथ जो है वो चीज़ें असरअंदाज नहीं होती। आप ये देखें कि पहला इंसान जब दुनिया में आया था ना, ये आज से 80,000 साल पहले की बात है, जब पहला इंसान आया। उसके बाद हम अगर पीछे चले जाएँ 10,000 बिफोर क्राइस्ट में, तो हमारे पास टोटल 40 लाख इंसानों की पॉपुलेशन। 1800 में चले जाएँ तो टोटल 990 मिलियन इंसान थे। 2000 में आप 6 बिलियन हुए हैं, और 2020 में आप 7.8 बिलियन हुए हैं। तो 80,000 सालों से लेके 1800 तक आपकी पॉपुलेशन सिर्फ 1 बिलियन रही है। और फिर 200 सालों के अंदर आपने अपनी इस पॉपुलेशन को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें हैं कि हम अब अपने रिसोर्सेज़ से ज़्यादा तजावुज़ करते जा रहे हैं। दुनिया में इतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं, जितने हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन और उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ये अच्छा, देखें एक कि रिसर्च। क्लाइमेट बोलिए। चेंज मेजरली साइंटिफिकली प्रूवन है कि इट इज़ बिकॉज़ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज़। सूरज से शुआएँ आती हैं, दुनिया को टकराती हैं, उनमें से अक्सर हम जज़्ब कर लेते हैं, और रात के टाइम पे उन शुआओं को हम वापस एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये सब कुछ एक बैलेंस के अंदर चलता है। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, इवन वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर के अंदर एक ख़ास तादाद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो इस हीट को जो सूरज से आ रही होती है, इंट्रैप करना स्टार्ट कर देती है। इस इंट्रैपमेंट की वज़ह से ज़्यादा हीट अर्थ के अंदर रहती है, जो इंटरनली उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करती जाती है। इसकी बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है जो आपकी ये नर्सरीज़ वालों ने ग्रीन हाउस कपड़ा लगाया हुआ होता है। वो क्यों करते हैं कि वो कपड़ा हीट अंदर तो ले लेता है, लेकिन उसको एक्सक्रीट आउट नहीं होने देता, जिसकी वज़ह से प्लांट नर्सरी के अंदर टेम्परेचर हाई रहता है, बाहर के मौसम के मुकाबले। तो इसी तरह इंटरनल हीटिंग इंक्रीज़ हो जाती है, जब इंटरनल हीटिंग होगी तो डेफ़िनेटली आप पे जितनी भी बर्फ़ है वो पिघलेगी। तो वो नॉर्दर्न एरियाज़ जितने भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आइस एंटार्क्टिक रीजन्स की ऊपर पड़ी हुई है, वो भी मेल्ट कर रही है, जो पाकिस्तान में पड़ी है, वो भी मेल्ट कर रही है। और हमारे जितने भी फ्रेश वाटर रिवर सिस्टम्स हैं, वो सारे ग्लेशियल मेल्टिंग हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बाहर कहीं पे भी हो। वो सारे के सारे इस टाइम पे जेओपार्डी में हैं, और बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा सर, एक रिसर्च के मुताबिक मैंने किसी से सुनी है, तो उसको प्लीज सेकंड कीजिएगा, कि 2060 में कराची आधा डूब जाएगा, आधे से ज्यादा। इज इट ट्रू? देखें जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं ना, तो इनका पानी रिवर में जाता है। रिवर पानी उतारता है समंदर में। इस तरह हर दुनिया में हर तरफ इसी तरीके से हो रहा है। जो ग्लेशियर्स आपके पास पड़े हुए हैं ओशन के ऊपर, वो भी मेल्ट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हो क्या रहा है कि हमारा पूरी दुनिया में जो सी लेवल है वो इंक्रीज करता जा रहा है। अगर 1800 से लेके 2000 तक की बात की जाए तो तकरीबन 1.2 फीट सी लेवल इंक्रीज किया है। जिस प्रोपोर्शन के साथ ये इंक्रीज कर रहा है, आप ये देखें कि आहिस्ता-आहिस्ता कराची का साहिल खत्म होता जाएगा और रोड तक पानी आता जाएगा। ये साहिल डूबते जाएँगे, जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं वो डूबते जाएँगे। ये आपने बिल्कुल सही बात की है जो आपने रिसर्च की बात की है, बाय 2050 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एवरेज बढ़ जाएगा। जिसकी वजह से सिटीज़ लाइक सैन फ्रांसिस्को, अ, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मुंबई, कलकत्ता, इवन कराची जो है वो 50-60% तक पानी में डूब जाएँगे। और वो कंट्रीज़ जैसे मालदीव्स हैं, जो बहुत लो लाइंग कंट्रीज़ हैं, वो पूरी की पूरी सबमर्ज रहेंगी। This is a scientifically known fact, और it is undisputed.
तो अब सिर्फ आप तो इसी का सर। रिस्क देखिए। अगर आप छोड़ दें फ्रेश वाटर सिस्टम्स को, अगर आधा कराची डूब जाता है, तो आपका हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा नुकसान है और कितनी ट्रू। बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन है जो इसके रिस्पॉन्स में होगी। अभी सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था तो वो पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा इशू बन गया था। जब यही पूरी दुनिया में हो रहा होगा, क्योंकि आपके जितने भी बड़े शहर हैं वो बंदरगाहें हैं। मैंने हम्म। कुछ शहरों के नाम लिए हैं, आप जितने बड़े शहरों को देखेंगे वो तमाम बंदरगाहें हैं। जब ट्रू। बंदरगाहों का ये हाल होगा, तो कितनी बड़ी एक पॉपुलेशन माइग्रेट करेगी और उसको हम किस तरीके से सँभालेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। तो सर इसका कोई हल है हमारे पास? इसका हल है, इसका हल ये है कि हम अपने आज के तरीकों को ड्रास्टिकली चेंज करें। अगर हम अपने आज के तरीके आज जो हमारी वे ऑफ लाइफ है उसको चेंज नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऑयल एंड गैस को कम नहीं करते, वो तमाम चीज़ें जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ करती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जब तक उनको रोका नहीं जाता है, तब तक इसका कोई इलाज नहीं होने वाला। क्योंकि सही। इफ यू सी टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द पास्ट 6000 ईयर्स, जिस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुई है हमेशा उसी अमाउंट में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप अपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, आप डेफिनेटली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब सीन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हर काम के अंदर है। हम एग्रीकल्चर करते हैं तो ट्रैक्टर चलाते हैं, उसमें हमें कार्बन बर्न करनी पड़ती है। हम बिजली बनाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक हैंडसम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो थ्रू कार्बन बर्निंग हो रही है। हम्म। अगर आप अपना एनर्जी मिक्स देखें फॉर पाकिस्तान, तो हम 65% तक क्रूड ऑयल और गैस को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अराउंड बिल्कुल ओनली ऐसे। 15 to 20% is made from hydroelectric. The remaining is nuclear and other renewable energy forms. तो पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है। जो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो हमसे बहुत बड़ा कार्बन फुटप्रिंट बना रहे हैं। जब तक आप अपने ये वाले तरीके चेंज नहीं करेंगे, और जैसा कि मैंने पहले कहा, कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग हर चीज़ के अंदर हो रही है। हमारी बिजली बन रही है तो उसके अंदर हो रहा है, जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं उसके अंदर हो रहा है, जो खाने हम खाते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं, उनको प्रोसेसिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ की जाती है वो कार्बन बर्निंग से होती है। घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से ऑफ़िस जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं वो कार्बन प्रोड्यूस करती है। तो जब तक आप अपने कार्बन एमिशंस कंट्रोल नहीं करते हैं, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपने कार्बन एमिशंस कंट्रोल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कि तमाम दुनिया बाय 2030 अपनी 30% ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रीफाई कर दे, अपनी एनर्जी का 30 टू 40% रिन्यूएबल्स के ऊपर शिफ्ट कर दे, तो डेफिनिटली बाय 2050 जो हमारा एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जितनी आफात इस सब की वजह से आ रही हैं, हम उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे। तो सर डू यू थिंक कि रिन्यूएबल एनर्जीज जो हैं वो इसमें कोई किरदार अदा कर सकती हैं? रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा किरदार है। अगर आप देखें, एट दिस मोमेंट हमारा टोटल जो ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट हो रहा है, उसकी मेजॉरिटी इसी काम के अंदर यूज़ हो रही है। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, फॉर एनी कंट्री जो ऑयल एंड गैस खुद डेवलप करती है, खुद प्रोड्यूस करती है, उसको शायद इतना इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होता। हमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है। ऑयल प्राइसेज़ ऊपर जाती हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ बढ़ जाती है। ऑब्वियसली बढ़नी भी है क्योंकि वो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड होती है। अगर देखा जाए कि हम अपनी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को सोलराइज़ कर दें, उसको रिन्यूएबल कर दें, उसको इलेक्ट्रीफाई कर दें, तो हम अच्छा खासा इन द अमाउंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस बचा सकते हैं 1 साल के अंदर, जस्ट बाय डूइंग द ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफाइड। अच्छा सर, ऑडियंस को मुझे थोड़ा-सा ज़रा ये बताते चलें कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो ईज़ी वर्ड्स में अगर हम समझना चाहें तो क्या है? कोई भी ऐसी एनर्जी फॉर्म जो अनलिमिटेड हो, उस वो क्लीन हो, पोल्यूट ना करती हो, वो रिन्यूएबल के अंदर आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप विंड मिल लगा लेते हैं। विंड की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको उसकी सप्लाई कभी खत्म नहीं होगी। सेकंडली उसके लिए आपकी कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं हो रही उसके रिस्पॉन्स में, वो क्लीन है। समंदर के ऊपर जहाँ लहरें आ रही होती हैं, वहाँ पे आप कोई ऐसा सिस्टम बनाएँ जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल के अंदर बना दे, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा और सस्टेनेबल होगा, वेव एनर्जी हमेशा चलती रहेगी, सो वो एक क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी है।
आप सोलर पैनल्स इंस्टॉल करें, वो सनलाइट को लेके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें और उस इलेक्ट्रिसिटी से आप चीजें पावर करें, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये इज यूज्ड हो सकती है कॉमन लाइफ में? देखिए 1985 में अगर हम अभी सिर्फ सोलर की बात करें तो 1970s 1980s में पहले सोलर पैनल्स इंस्टॉल हुए थे। उस जमाने में सोलर की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, एफिशिएंसी बहुत कम थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1975 में वो जो सोलर पैनल्स जर्मनी में इंस्टॉल हुए थे, आज भी वो 70 to 80% एफिशिएंट है। आज अगर देखा जाए सोलर की प्राइस अगर 1970s में यहाँ थी, तो आज उनकी प्राइस यहाँ पे है। आज फॉर अ 3 किलोवाट सिस्टम यू हैव टू स्पेंड नो मोर देन 300,000 पाकिस्तानी रुपीज, जिसके अंदर आपका पूरा घर चलता है। आपकी 8 बत्तियां, 4 पंखे, एक आपकी 0.5 HP का मिसाइल पंप जो आपको पानी उठा के देता है। इसके अलावा बैकअप फॉर एन आवर और टू, आपके पास लोड शेडिंग हो रही होती है। इनफैक्ट अगर आप अपनी एनर्जी मैनेज करें तो उसके ऊपर अब आप 1 टन का इन्वर्टर एसी भी चला सकते हैं। So this is only coming in 300,000 and this system has a warranty of 25 years. तो आप ये देखें कि 300,000 में अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को ही देख लिया जाए, विदिन 3 इयर्स हम्म। आपको आपके पैसे वापस आ जाते हैं और आपके रिमेनिंग जो 22 इयर्स ऑफ वारंटी है, दे आर फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो नाउ इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि जी अब ये इकोनॉमिकल रहा है कि इकोनॉमिकल नहीं रहा। नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आपने आज चेंज करना है या 5 साल बाद। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर यानी आप ये समझें पाकिस्तानी 3 लाख रुपए हम खर्च करें, 4 सेवर, 4 पंखे और बिजली का कनेक्शन हटा दें, तो ये आप 25 साल तक हम चल। देखिए, इसमें ये है कि बजाय इसके कि आप कहें कि आपने ऑफ ग्रिड होना है, इवन इफ यू वांट टू डू ऑफ ग्रिड, बैटरी सिस्टम्स इतने अच्छे आ गए हैं माशाल्लाह कि 3 किलोवाट के सिस्टम को आप ऑफ ग्रिड सिस्टम के तौर पे भी चला सकते हैं। बट देन अगेन हमारे पास इससे बहुत बेहतर तरीके मौजूद हैं। आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाएं या आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाएं, आप उसको ऑन ग्रिड कर दें। सुबह के टाइम पे आप बिजली एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करें और वो वापडा को बेचें। शाम के टाइम जब सोलर नहीं चल रहा है, तो आप वापडा की बिजली खरीदें। लेकिन चूंकि दोपहर को आपने वापडा को एक्स्ट्रा बिजली बेची हुई है, रात को आपका जो भी बिजली इस्तेमाल हो रही है महीने के एंड पे आपका इलेक्ट्रिक बिल जीरो है, या आपकी यूनिट्स इजाफी है और वापडा आपको पैसे पे कर रहा तो सर इज इट प्रैक्टिकल है। इट इज कि प्रैक्टिकल, इज इस गोइंग तरह ऑल हो ओवर सकता है? पाकिस्तान। तो हम घर पे बैठ के वापडा को बिजली बेच सकते हैं हम या घर के पे बैठ के इलेक्ट्रिक को वापडा बिजली को बेच बिजली सकते बेच हैं? सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर किस तरह से हो सकता है ये? इसमें होता यह है कि आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल एट दिस मोमेंट आपके घर के अंदर जो मीटर लगा हुआ है वो वन वे मीटर है। इट कैन ओनली रिसीव इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वापडा, इट कैन नॉट डिलीवर इट बैक। होता यह है कि थ्रू एईडीबी, अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, आप एक नेट मीटर सिस्टम लगाते हैं जिसमें आपका मीटर चेंज हो जाता है और आपको टू वे मीटर लग जाता है। सो नाउ यू कैन get the electricity from WAPDA and the extra electricity that you have from solar you can give it back to WAPDA। तो आपकी ग्रिड से बिजली आ रही होती है मॉर्निंग में, आपका लोड फॉर एग्जांपल 3 किलोवाट है, आप 4 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हो और आप 4 किलोवाट में हम पूरे दिन में 1 किलोवाट एक्स्ट्रा बना रहे हो। सो वो एक्स्ट्रा 1 किलोवाट जो है दैट यू आर सेंडिंग बैक टू एटीपी। शाम के टाइम पे आप बिजली ले रहे हो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वापडा, और आपकी जितनी भी अप्लायंसेज हैं वो डायरेक्टली वापडा उनको प्रोवाइड कर रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ। क्योंकि आपने अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली वापडा को बेची होती है, इसलिए आपके बिल में आ जाता है कि आपकी इतनी यूनिट्स एक्सेस थी, सो योर बिल इज माइनस दिस अमाउंट। सम पीपल आर डूइंग -15,000 -20,000 अ मंथ, इवन हियर इन बैरियर आई एम यानी ये फ्रॉम। समझ यानी ये समझ लें कि घर बैठे पैसिव इनकम, एक दफा इन्वेस्टमेंट करें और पैसिव इनकम भी हाँ, कमाते रहें। अब कुछ ये है कि वापडा मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट डज नॉट गिव यू मनी फॉर इट, बट इट एडजस्ट हम्म। योर यूनिट्स। वो आपकी यूनिट्स एडजस्ट कर देते हैं कि आपने ये 4 यूनिटें, 5 यूनिटें, 10 यूनिटें इस महीने में कमाई हैं या हमें एक्सेस दी हैं, 100 यूनिटें एक्सेस दी हैं, अब नेक्स्ट मंथ के अंदर ये यूनिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी एक महीने आप पहले एक एसी चलाते थे, अब आपने 2-3 एसी चला दी हैं, तो आपने वो एक्स्ट्रा यूनिट जो वापडा के पास रखवाई नहीं थी वो आपने यूज कर ली, बिल आपका फिर भी जीरो। दैट्स रियली ग्रेट।
तो सर ये तो हो गया एक मेजर एडवांटेज, और इसके क्या-क्या एडवांटेज हैं यानी कि सोलर्स के? देखिए आप ये देखें कि आपके पास अगर वापडा बंद हो जाती है, तो यू हुँ, गॉट हुँ। अ बैकअप फ्रॉम सोलर। आपके पास ओके, दोपहर में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वापडा आपको पूरा दिन कहता है जी आज मेंटेनेंस है। हमने सुबह 6 बजे बिजली बंद की है, हम रात 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक आपको बिजली नहीं दे रहे। तो आपके पास पूरा दिन कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपका सारे का सारा घर सोलर पे चल रहा है। बिल्कुल, रात को अगर वो इस किस्म की हरकत करते हैं, तो यू गॉट बैटरीज़, आप जितनी बैटरीज़ इंस्टॉल करें, आप 24 घंटे का बैकअप ले सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा एडवांटेज है, ये तो मुझे आज ही पता चल रहा है। इनफैक्ट काफ़ी ऑडियंस को भी आज ही पता चल रहा होगा ये चीज़। एंड दिस अच्छा इज नॉट समथिंग जो अब लोगों को नहीं पता है। यू गो टू फैसलाबाद, यू गो टू लाहौर, यू कम टू रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नॉट ओनली रेजिडेंशियल सिस्टम्स बट कमर्शियल, हर मेजर फैक्ट्री, हर मेजर प्रोड्यूसर अपने आप को सोलराइज कर रहा है। In fact, the largest factories in Faisalabad, MTM and Interloop, उनके यहाँ मेगावाट्स के सोलर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। वो अपनी 80 to 90% बिजली उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो मिल्स जो 5-5 करोड़ रुपया पर मंथ अपना इलेक्ट्रिक बिल दे रही थी, वो सोलराइज करके उस बिल को 5,000 20,000 पे ले आई हैं पर मंथ। और उनका अब वो 5 करोड़ में से बाकी 4 या पौने 5 करोड़ का जो टोटल बिल है, वो सारे का सारा सोलर से निकल रहा है। एंड देन अगेन, इसमें एक और बात मैं आपको ऐड करूं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, स्टेट बैंक हैज इंस्ट्रक्टेड बैंक्स के आपने सोलर सिस्टम्स के ऊपर 6% मार्कअप रख के लोन्स देने। So you do not have to do any down payment on a solar system, चाहे वो 1 करोड़ का है, चाहे वो 3 लाख का है। बैंक वो पे करेगा और आप 6% मार्कअप के हिसाब से 5 साल, 3 साल की साथ पे बैंक को वापस कर दें। इट्स जस्ट लाइक कि फिर वापडा के साथ आपका बिल 0 है, 2 बिल आप महीने का 20,000 वापडा को देते थे, उसकी जगह 18,000 बैंक को देते रहे। 3 साल के बाद आपका सिस्टम आपका हो जाएगा। वारंटी उसकी फिर भी 25 साल है। बाकी के 22 साल बिल्कुल, आपकी फ्री एनर्जी है और आपकी जेब से अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं गई, सारी की सारी बैंक ने पे की है। और फिर ये देखें 6% मार्कअप इज अ वेरी नेग्लिजिबल मार्कअप एट दिस टाइम। ट्रू, नो बैंक इज ऑफरिंग यू लेस देन 9.5% ऑन एनी कार फाइनेंसिंग। तो ट्रू, 6% के ऊपर लोन मिलना तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल। अच्छा सर, इसके अलावा जो है सोलर में और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे आप जिस कंपनी में मैनेजिंग पार्टनर हैं, तो वो क्या-क्या प्रोडक्ट बना रही है सोलर के? काइंडली वो बताएँगे प्लीज़? हमारा बेसिक जो काम है वो सोलर स्ट्रक्चर्स मैन्युफैक्चरिंग है। हुँ, हम हुँ। सोलर्स की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, मेड बी वन पोल जिसके ऊपर 12-14 पैनल्स लगे हुए होते हैं और वो एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल्स के साथ लगता है, या आपके घरों के ऊपर आप कोई कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं। आप नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं लगवाना चाहते, आप चाहते हैं कि आपकी तीसरी मंजिल के ऊपर एक एक्स्ट्रा छत बन जाए सोलर पैनल्स की और आपकी छत कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वी मेक दैट। आप चाहते हैं कि आप पार्किंग गैराज बनाएँ जिसके छत पे सारे सोलर पैनल्स लगे हों, वो पूरा पार्किंग गैराज उसका बने, वी कंस्ट्रक्ट दैट। तो हम मेटल फैब्रिकेशन के अंदर हैं, देन अगेन वी गो टुवर्ड्स सोलर बिकॉज़ वी स्टार्टेड विद सोलर। और टिल डेट वी हैव इंस्टॉल्ड मोर देन 6 मेगावाट इन सोलर सिस्टम। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये सोलर पैनल्स की अगर थोड़ी-सी बात करें, तो आर दे डस्ट फ्री या कुछ इस तरह, क्योंकि ये ओपन एयर में होते हैं, हुँ, डायरेक्ट सूरज के नीचे, तो हुँ। डस्ट भी आती है, कोई परिंदे कुछ गिरा दें चीज़ें या कुछ हो जाए उसपे, तो ये सब हो साफ़ हो सकता है उसमें से या उसका कोई इश्यू होता था? ये कंप्लीटली सील्ड होते हैं, इनके अंदर कोई डस्ट नहीं जाती, लेकिन इनके ऊपर डेफ़िनेटली डस्ट आती है, तो उसमें ये है कि आप एक कपड़ा लें और पानी लें, उसको साफ कर दें, उसकी एफिशिएंसी वापस आ जाती है। लेकिन ये है कि इन एरियाज़ जहाँ पे हाई डस्ट है, वहाँ पे उनको आपको क्लीन करना पड़ता है, ताकि आपकी एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन रहे। तो सिर्फ़ तो इसकी पानी से वो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इलेक्ट्रिक। जो है वो बहुत लो है। अच्छा, सोलर पैनल इटसेल्फ की मेंटेनेंस कॉस्ट सिर्फ यही है कि आपने उसको साफ करना है। केबलिंग चूँकि ओपन पड़ी हुई होती है, तो उसकी जितनी अच्छी आप इंसुलेशन करेंगे केबलिंग की, वो उतनी बेहतर होगी। वरना केबलिंग का जो थोड़ा बहुत आपका कॉस्ट आफ्टर सम इयर्स उसकी इंसुलेशन ब्रेक करने की वजह से होगा, वो एक कॉस्ट है उसकी। इसके अलावा इसकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं अच्छा, दे आर फ्री फ्रॉम रेन, यानी अगर बारिश हो रही है इनके है। ऊपर या और। श्योर, श्योर। इसलिए कि आप एक चीज़ को खुले उसके अंदर आसमान के अंदर लगा रहे हैं, तो बारिशें तो हर जगह होती हैं। इफ इट्स नॉट वाटरप्रूफ, तो फिर तो उसका ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाता है। नहीं, रियली आपने जो समझाया वो बहुत काबिल तारीफ़ है, यानी एक नई हम सोच के साथ जा रहे हैं।
लेकिन इसमें फिर भी देयर इज़ वेरी मच रूम फॉर द अवेयरनेस, क्योंकि इश्यू ये है या कि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, जब तक ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। बेशक अवेयरनेस तो अभी कम है। हुँ, अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। लेकिन आई हाईली अप्रिशिएट के देखें टेक्नोलॉजी जो है ना उसके साथ आपको चेंज करना चाहिए। अब हम जिस किस्म के दौर में रह रहे हैं, हर 5 साल के अंदर पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। अगर आप बिल्कुल, वक्त के साथ अपने आप को टाइमली चेंज नहीं करते हैं, नई स्किल्स हासिल नहीं करते हैं, नए प्रोडक्ट्स या अपने बिजनेस को साथ साथ नहीं बढ़ाते हैं, तो आफ्टर 5 or 10 years you do not have any room in the marketplace. ट्रू। अच्छा सर, अगर आपसे कोई रीच आउट करना चाहे आपको रिगार्डिंग दिस सोलर पैनल्स या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, तो किस तरह आपसे राब्ता कर सकता है? They can talk to me on my WhatsApp or through our website. हमारे पास Facebook भी है. Most of the people talk to Facebook. So it's by the name Rayan Solar, or my name is Hamza Naseem. I'm with the same name on Facebook. So anybody wants to join, my phone number is mentioned there as well. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. Always happy to help. सही। अच्छा सर, इसका एक लास्ट सवाल, सेकंड लास्ट बल्कि अब सवाल करूँगा कि बिज़नेस Mhm. अपॉर्च्युनिटी कैसी है? यानी अगर सोलर बिज़नेस में लोग आना चाहें तो? It's a wonderful opportunity. As I've said, मार्केट अभी पाकिस्तान में सोलर पैनल्स जो उसके एनर्जी मिक्स हैं उसका लेस देन 1% है। और लुकिंग एट द स्टैटिस्टिक्स, जिस हिसाब से देखें आपकी एनर्जी की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, हुँ, उसमें बेहतर यही है कि जो लोग अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, ग्रिड से उतार सकते हैं, उतना बेहतर है। क्योंकि आप ये देखें कि पाकिस्तान शुरू से एक एनर्जी इंपोर्टर रहा है। हमने हमेशा एनर्जी इंपोर्ट की है और हमारे जो इकोनॉमी है उसको हमेशा बड़ा डेंट पड़ता रहा है। इस वजह से जब कभी भी ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली जाती थी, हमारे लिए पीछे बहुत बड़ा इशू बन जाता था कि हम बिजली पूरी नहीं कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली दिस कपल्ड विद द हायर पॉपुलेशन रेट, हमारी पॉपुलेशन जिस स्पीड के साथ इंक्रीज कर रही है, एनर्जी डिमांड ऑब्वियसली कभी खत्म होने वाली नहीं है। अब बिल्कुल देखें, सही। अगर आप इसको मीट करना चाहें थ्रू पुराने तरीके, तो क्या होगा? यू वुड हैव टू मेक मोर डैम्स। हुँ, आप ये देखें कि पिछले 50 सालों में वी नेवर हैड इनफ मनी कि हम कोई डैम बना सकें। इवन ट्रू, टुडे वी डू नॉट हैव इनफ मनी कि हम डैम बना सकें। वी हैव टू ऑप्ट फॉर अ लोन। सो कंसिडरिंग द पॉपुलेशन, हर 10 साल बाद, 15 साल बाद यू हैव टू इन्वेस्ट अ हाईली हाईली कॉस्टली डैम सिस्टम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम, अगर आप अपनी डिमांड को मीट करना चाहते हैं। सो इजंट इट बेटर कि आप उससे सस्ते काम के अंदर जाएं? हम बिल्कुल। एक बड़ी रीसेंट इन 2020 रिपोर्ट्स हैं कि एक कोल पावर प्लांट को की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है ना, इवन उससे सस्ता उसकी सेम एबिलिटी का सोलर सिस्टम नया इंस्टॉल हो जाता है। एक तो और क्या मेगावाट का चाहिए? सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना, नया इंस्टॉल करना, एक मेगावाट के कोल पावर प्लांट को रन करने की कॉस्ट से कम। कॉस्टिंग भी सामने आ गई लोगों के कि जो ये चीज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल देख सकते आप हैं ये कि देखें कि एट द मोमेंट रिन्यूएबल एनर्जी जो पाकिस्तान में सिंस टिल 2016 थी, दैट वाज हुँ, 26 गीगावाट। उस 26 गीगावाट का सिर्फ 4.2% सोलर था। बिल्कुल। और अगर हम हुँ, पाकिस्तान की बात करें इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी कि पाकिस्तान को कितनी सोलर इंस्टॉलेशन होती है, हमारे दिन कितने बड़े हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज जैसे कि नेदरलैंड्स है या हुँ, नॉर्वे के कुछ इलाके हैं जहाँ पे 2-2 3-3 महीने दरमियान डॉन रहती वही। है, 2-2 3-3 महीने दोपहर रहती है, 2-2 3-3 महीने शाम का टाइम रहता है। उनकी सोलर इरेडियंस बहुत कम होती है, दिन बहुत छोटे हुँ, हो जाते हैं। तो अगर हम ये चीज़ कंपेयर करें तो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है सोलर का, वो तकरीबन एक दिन का 1 लाख मेगावाट है। सो मच रूम अगर फॉर हम दैट। अपनी रेजिडेंशियल सिस्टम्स के ऊपर और कमर्शियल पे उसको सोलराइज़ करते हैं और 1-2 सोलर पावर प्लांट्स लगाते हैं, तो हमारी जो कैपेसिटी प्रोडक्शन की है पर डे ऑन अ सोलर ऑन ओनली ऑन द सोलर इज़ गोइंग टू बी 100,000, 1 लाख मेगावाट हम डेली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्रिलियंट। लेकिन फिर भी अवेयरनेस का इश्यू है कि अगर अवेयरनेस आएगी डेफ़िनिटली तभी ये सब हो सकता है। अब ये देखें ना कि आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं एक पूरी कम्युनिटी के लिए,
एक प्लांट लगाना चाह रहे हैं या 1 मेगावाट का प्लांट भी लगाना चाह रहे हैं, 100 किलोवाट की बात कर लें, 100 किलोवाट इज़ अ ह्यूज ह्यूमंगस थिंग। हुँ, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो अंडर 100 किलोवाट होती हैं। हुँ, तो दैट सिस्टम इज़ इंस्टॉल्ड इन 80-100,000 रुपीज़। 80 लाख, 85 लाख, 90 लाख के अंदर वो सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। अब आप ये देखेंगे द वारंटी ऑन दैट इज़ 25 ईयर्स। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इसकी बहुत कम है। अगर इसको कंपेयर किया जाए कि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं, हम डैम बनाते हैं या हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लगाते हैं, हम एक न्यूक्लियर से एनर्जी क्रिएट करेंगे, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंडली ये कि आपके बहुत सारे गाँव, पेरिफेरी के इलाके ऐसे हैं, जहाँ बिजली पहुँचाने का मसला भी है। आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं है। वो जो आपने खंभे लगाने हैं और तारें बिछानी हैं, वहाँ पे रीच करने के लिए, उसकी भी तो एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो सोलराइज़ करने पे उनको ये भी आपको खर्चा बच जाता है कि वो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको ट्रांसमिशन का बनाना है, वो भी रिमूव हो जाएगा। हुँ, फिर आपके यूनाइटेड नेशंस के जो एसडीजीज़ हैं, 2030 तक आप अपने एनर्जी मिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल करें और अपनी ट्रांसपोर्टेशन को 30% तक आप उस पे लेके जाएँ, सोलर के ऊपर इलेक्ट्रिक या रिन्यूएबल के ऊपर लेके जाएँ, तो वो मीट हो जाएगा। और अब देखें ना, अमेरिका के अंदर या बाकी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम हो रहा है, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्रूड ऑयल या कंबशन इंजन्स को बीट करते हैं। जी, टेस्ला मॉडल एस इज़ हुँ, द फास्टेस्ट प्रोडक्शन कार। इट्स टोटली इलेक्ट्रिक। वो 1.3 सेकंड्स के अंदर या 1.6 समथिंग सेकंड्स के अंदर 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड अचीव करती है। कोई बिल्कुल, कंबशन इंजन 8000 सीसी भी हो तो वो इसको मैच नहीं करता। हुँ, वो आज बिल्कुल आपको सही। 300 से 400 किलोमीटर पर चार्ज का माइलेज देती है। आप अगर उसकी कॉस्टिंग निकालें तो हमने कुछ कंपनीज़ पाकिस्तान में भी हैं जो बाइक्स को इलेक्ट्रीफाई कर रही हैं। तो हुँ, अगर आप उसकी कॉस्टिंग निकालें ना तो उनका जो हमारा बाइक 100 लीटर ₹100 के लीटर के पेट्रोल के अंदर 70 किलोमीटर करता है। उनका हुँ, ₹20 की यूनिट या ₹20 की 1 यूनिट से चार्जिंग होने वाला बाइक जो है वो 70 किलोमीटर कर रहा होता है। तो वो ₹40 में 140 किलोमीटर करता है और यहाँ हम ₹100 का एक पेट्रोल लीटर डलवा के उससे 70 किलोमीटर करते हैं, हाफ करते हैं। दूसरी चीज़ आप बिल्कुल ये ऐसा ही है। देखें कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कोई नहीं है। हुँ, उसमें कोई गियर नहीं है, तो गियर की मेंटेनेंस नहीं है। उसमें रेडिएटर नहीं है, सो रेडिएटर की मेंटेनेंस नहीं है। उसमें इंजन नहीं है, तो कोई पार्ट्स का प्रॉब्लम नहीं है। कोई एयर फिल्टर नहीं चेंज करना, कोई ऑयल चेंज नहीं कराना। तो मिनिमल अमाउंट ऑफ पार्ट्स हैं, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सब बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था। आखिर में इस शो को कंक्लूड करने से पहले एक एडवाइस आपसे चाहूँगा पाकिस्तान के लिए, प्लीज़। देखिए, क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये प्रोग्राम था, तो आई वुड लाइक टू एडवाइस ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी रियल थ्रेट। अगर आप यूनाइटेड नेशंस की जो थ्रेट रिपोर्ट है, उसमें देखें तो पाकिस्तान का हिट लिस्ट में 8वाँ नंबर है। हमारा ग्लोबल कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज को शायद 0.2% है, लेकिन उसके असरात जो हमारे ऊपर मुरतब होंगे, वो हम 8वें बुरे तरीन या 8वें बदतरीन इफ़ेक्ट होंगे इससे। वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और हम फ्रेश वाटर सिस्टम्स के ऊपर हमारा सारा फूड प्रोडक्शन नहरी निज़ाम के ऊपर है। हमारे पास अगर ये नहरें या पानी रिवर्स के अंदर ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे इकोनॉमिक हालात हैं, अगर इस किस्म का कोई फूड सिक्योरिटी या फूड इनसिक्योरिटी इश्यू हमारे लिए क्रिएट होता है, तो इट वुड डायरेक्टली लीड टू अ नेशनल सिक्योरिटी इश्यू। ये अगर आप देखें सीरिया के अंदर, तो सीरिया में जो टेररिज़्म के वाक़यात हो रहे थे पीछे और ये जो नई एक वेव चली थी इस्लामिक टेररिज़्म की, उसके अंदर लोग बहुत तेज़ी से, बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ नौजवानों ने उसको जॉइन किया और उसके बाद उन्होंने जो काम किया पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो कुछ होता रहा पिछले 3-4 साल, वो सबके सामने है। उसमें एक बहुत बड़ी वजह सीरिया में पड़ने वाला 3 साल का कहर था, जिसकी वजह से लोगों के रोज़गार नहीं थे, लोगों के पास खाने-पीने को रोटी नहीं थी। सो जब ये टेररिस्ट पहुँचे, दे हैड इनफ मनी टू फाइनेंस देम फॉर फूड, एवरीबॉडी वाज़ रेडी टू जॉइन देम।
So looking at Pakistan की economic हालात, its population of a young people, majority population of a youth, it's a threat in itself if you will not look up to the changes, the economic changes, and the health changes that climate change is bringing up. So it's a social responsibility कि आप कार्बन की कंबशन को रिड्यूस करें, ऐसी अप्लायंसेस यूज़ करें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, जो कम से कम इलेक्ट्रिक कंजम्पशन लेती हों। आपके अपने लिए बेहतर है, आपकी जेब भी बचेगी, साथ ही साथ आपका प्लैनेट और आपका मुल्क शायद थोड़े ज़्यादा अरसे तक बेहतर चल जाएगा। पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, अगर आपको ईवीज़ नहीं मिलती हैं, तो आप हाइब्रिड इस्तेमाल करें, ताकि आपका कार्बन फुटप्रिंट जितना कम हो सकता है, उतना कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा करें और अपनी जेब को भी भरें। बहुत खूब। माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा समझाया, लोगों को समझ में आया, अवेयरनेस आए तो इंशाअल्लाह ताला ये हम बहुत बड़ी कहरसाली से बच सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। बेशक, अ, सो हमज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने वक़्त निकाला, हमें वक़्त दिया, हमें समझाया। बहुत शुक्रिया इस टाइम का और ऑडियंस से भी यही करूँगा कि प्लीज़ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएँ। कोशिश करें कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करें या इससे ईवी पे आ जाएँ या एटलीस्ट हाइब्रिड यूज़ करें कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करें। आजकल तो बाइक भी अवेलेबल है। तो इसी हाँ, तरह हम शायद अपना मुल्क जो है बचा सकते हैं। तो बेशक। आप लोगों के टाइम का भी बहुत शुक्रिया, सुनने वालों का। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।